हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज डे 9 ऑफ लास्ट माइल रिविजन सीरीज। आज हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल लास्ट क्लास में कवर किया था और बताया था कि रिसीवेबल मैनेजमेंट हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हम लोग वही रिसीवेबल मैनेजमेंट करने वाले हैं। इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स, 4 टू 5 मार्क्स का आप मान सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। अब फ्रिक्वेंटली पूछा गया, एक अटेम्प्ट छोड़ के भी पूछा गया जरूर, लेकिन पूछा गया। कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेता है। तो आपको क्या करना है, इस चैप्टर को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है। इस चैप्टर को अच्छे से करके जाना होगा। चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत कम समय में ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्क्रीन पे और शुरू करते हैं। इस चैप्टर के अंदर आपको कोई फ़ॉर्मूला पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई फ़ॉर्मूला है ही नहीं। क्या है? तो फ़ॉर्मेट है। इसमें फ़ॉर्मेट आपको समझना होता है। तो उसको अलग से बता के, आपको समझा के याद करवाना नहीं है मुझे। मैं सम्स के साथ ही आपको समझा दूँगा कि कैसे इसका फ़ॉर्मेट करना है और उसका इसका सॉल्यूशन पे पहुँच जाएँगे। ठीक है? इसमें लॉजिकली कोई फ़ॉर्मूला नहीं है। तो सम्स करते हैं, स्टार्टिंग सम्स से ही करते हैं, लास्ट वाले रिवीजन सीरीज़ से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सम्स के साथ-साथ ही आपको समझ आएगा चैप्टर में करना क्या पड़ रहा है। ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन पे आइए। बोलता है नाविया लिमिटेड हैज़ एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ 45 लाख। नाविया लिमिटेड 45 लाख रुपए का सेल करता है पूरे साल भर में। क्रेडिट टर्म कितना है? 30 डेज का। ये लोग 30 दिन का उधारी दे रहा है अपने कस्टमर को, भाई 30 दिन के अंदर पेमेंट करना है। बट इट्स मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल हैज़ इन एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड इज 50 डेज। देखो, दे तो ये 30 दिन का टाइम रहा था, कस्टमर बड़ा मजेदार था। चलो 50-50 दिन तक पैसा रख के तब दे रहा है। बैड डेब्ट भी हो रहा है कितना? 0.4% ऑफ सेल्स बैड डेब्ट हो रहा है। A factor has offered to take over the task of debt administration। फैक्टर कौन होते हैं? फैक्टर वो होते हैं जो आपके पैसे को कलेक्शन करने का जिम्मेदारी ले लेता है। बोलता है भाई मैं तुम्हारा पैसा कलेक्ट करके लाके दे देता हूँ, इतना तुमको नुकसान होने से अच्छा तुम एक फैक्टर को अपॉइंट करो। फैक्टर क्या करता है? रिसीवेबल को मैनेज करने का काम करता है। तुम्हारा जो पैसा बहुत दिनों बाद मिल रहा है, फंस जा रहा है, वो उसका रिकवरी करने में तुमको मदद करेगा। तो बोलता है, फैक्टर बोल रहा है कि मैं ये रिस्पांसिबिलिटी ले लेता हूँ और मैं तुमको रिकवरी करके ला के दूंगा। टू टेक ओवर द टास्क ऑफ डेब्ट एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्रेडिट चेकिंग एट एन एनुअल फी ऑफ 1% ऑफ क्रेडिट सेल। लेकिन कोई तुम्हारे लिए फोकट में काम थोड़ी करेगा, नहीं ना करेगा। फोकट का काम तो कोई नहीं करेगा। तो ये भी काम करके क्या लेगा? वो अपना कमीशन चार्ज करेगा 1% ऑफ सेल। एनुअली तुम जितना सेल करोगे वो उसी का रिसिवल कलेक्ट करके ला के देगा और वो उस पर 1% कमीशन चार्ज कर लेगा। नागा लिमिटेड एस्टिमेट दैट इट वुड सेव 35,000 पर ईयर इन एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट। पहले इनके ऑफिस के ही क्या होते थे? गधे लोग होते थे, जिनको 35,000 रुपए लोग खर्च करके उनको बोलते थे भाई जाके पैसा कलेक्ट करके लेके आ। अब वो सुस्त आदमी, तभी तो तुम देख रहे हो हालत ऐसा हो गया। 30 दिन बोल के 50-50 दिन पे पैसा मिल रहा था, यानी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी खर्च कर रहा था 35,000 रुपया। तो ये बच जाएगा तुम्हारा। तो मेरी फैक्टर को ये समझ लो, तुम्हारी जिम्मेदारी पे ये रहेगा ही, तुम्हारा ये पैसा सेव हो जाएगा। फिर बोलता है ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर द एवरेज कलेक्शन पीरियड वुड रिड्यूस टू 30 डेज एंड द बैड डेट वुड बी जीरो। तो जो तुम 50 दिन में पैसा कलेक्ट कर रहे थे, आप कितने दिन में करोगे? 30 दिन में ही कर लोगे वो पैसा कलेक्ट। और तुम्हारा जो बैड डेट होता है ना, वो अब नहीं होगा, पूरा पैसा कलेक्ट हो जाएगा। द फैक्टर वुड एडवांस 80% ऑफ द इनवॉइस डेट एट एन एनुअल इंटरेस्ट रेट ऑफ 11%। तो फैक्टर क्या करेगा? तुमको 80% जो पैसा तुम्हारा फैक्टर रिसीव करके तुमको ला के देगा, लेकिन वो जब रिसीवेबल होगा तब ना, तुमको वो आज ही एडवांस कर देगा वो पैसा, और उस पर ब्याज चार्ज करेगा 11% का। बैलेंस 20% तो तुमको अभी नहीं देगा, जब वो मिलेगा तभी तुमको मिलेगा। इज करेंटली फाइनेंसिंग रिसीवेबल फ्रॉम द ओवरड्राफ्ट कॉस्टिंग 10% पर ईयर। लेकिन अभी तुम क्या करते हो? जब तक तुम्हारा पैसा फंसा रहता है कस्टमर के पास, तब तक तुम वो पैसे का शॉर्टफॉल मैनेज कैसे करते हो? ओवरड्राफ्ट ले लेते हो और उस पर 10% ब्याज चुकाते हो। देखो, बहुत ही खराब कंडीशन का यहाँ पे सिचुएशन तुमको दिख रहा होगा। तो तुमको ये पता करना है कि मैं फैक्टर को अपॉइंट करूं कि ना करूं, कि फैक्टर आने से मुझे फायदा मिलेगा कि मैं फिर जो जैसा चला रहा था वैसे चलाऊं। तो यदि तुमको नेट बेनिफिट फ्रॉम फैक्टरिंग दिखता है पॉजिटिव, तभी तुम फैक्टर की तरफ जाओ। अदरवाइज तो तुम जैसे चल रहे थे वैसे ही चलो। क्लियर है? तो मैं क्या करूँगा, नेट बेनिफिट कैलकुलेशंस करके तुमको दिखाऊँगा कि कैसे नेट बेनिफिट कैलकुलेट करते हैं, यदि मैं फैक्टर को पॉइंट कर लेता हूँ तो। तो फॉर्मेट बना के फिर समझाता हूँ। देखो ये फॉर्मेट हो गया। तो यहाँ पे रुपीज़ लिख देंगे, ये पार्टिकुलर्स हो जाएगा। ये जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट बेनिफिट। नेट बेनिफिट क्या आएगा? तो देखो, अभी जो तुम सेल कर रहे थे वो 45 लाख का था, लेकिन वो पैसा 50 डेज़ पे मिलता था। तो देखो, प्रेज़ेंट लेवल ऑफ रिसीवेबल्स क्या था? तो 45 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 50 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 360 नहीं लेंगे इस क्वेश्चन में। देखिए 365 डेज बोलता है, यहाँ हर एक दिन का मायने है, तो यहाँ 365 दिन पे आपको सम्स करना है। एग्जाम में भी ऐसा ही रहता है, 365 डेज ही मोटा मोटी रहेगा। यानी आ रहा है आपका 6,16,438 रुपीज का। इसके बाद बी में आप लिखोगे फैक्टर के हिसाब से आपका रिसीवल कितना होगा। फैक्टर लेवल रिसीवेबल्स कितना हो जाएगा? वही सेम 45 लैक्स का, लेकिन अब कलेक्शन 30 दिन के अंदर है, तो 30 डिवाइडेड बाई 365। 45 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 30 डिवाइडेड बाई 365, यानी आ जाएगा 3698630। ये हो जाएंगे रिसीवेबल अकॉर्डिंग टू आपके एग्जिस्टिंग पॉलिसी एंड अकॉर्डिंग टू करंट पॉलिसी, जो करंट पॉलिसी यदि हम लोग ऑप्ट कर लेते हैं तो। नेक्स्ट आते हैं, क्या बोलता है?
हमें जब अपने हिसाब से रिसीवेबल को मैनेज करना होता था तो क्या लगता था? हमें लगता था 0.4% का बैड डेब्ट, क्योंकि वो पैसा मेरा डूब जाता था। साथ-साथ क्या होता था? आपका पैसा फाइनेंस करवा के लाना पड़ता था, है ना? तो क्या होगा? तो देखिए, एक्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल्स क्या था? सी नंबर में डालता हूँ। तो पहले तो बैड डेब्ट था, कितना? 45 लाख का 0.4%, यही था ना? देखिए 0.4% था। तो निकालिए 45 लाख 0.4%, यानी 18,000 का आपका बैड डेब्ट होता था। दूसरा, आप पैसा बोरो करके लाते थे, जिससे आपको 10% लग जाता था। क्यों? क्योंकि इतना इतना का रिसीवेबल आपका क्या होता था, ऑन एन एवरेज फँसता था। जब वो कलेक्शन बाद में देगा, तो उतने दिन का तो आपका ब्याज लग रहा होगा ना? तो वो देखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट कितने का? 616,438 मल्टीप्लाई बाय 10%। बोलोगे सर इसमें 50/365 क्यों नहीं कर रहे? वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये रिसीवेबल थ्रू आउट द ईयर चलेगा। ये एवरेज रिसीवेबल है, ठीक है? तो 616,438 मल्टीप्लाई बाय 10%, यानी आपका आएगा 61644। ये आपके तरफ से कॉस्ट लग रहा था 18,000 प्लस 61644, यानी 79644। ये तो था एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल। अब निकालेंगे डी में कॉस्ट व्हेन फैक्टरिंग ऑप्टेड। डी में फैक्टरिंग ऑप्ट करो तो क्या होगा? तो देखो, अब जब आप फैक्टरिंग ऑप्ट करते हो तो फैक्टर बोलता है कि मैं आपको 80% तो दे दूंगा बट 20% नहीं दूंगा, और 80% पैसा जो मैं आपको अभी दूंगा उसमें मैं 11% ब्याज चार्ज करूंगा। तो देखिए, इंटरेस्ट कॉस्ट, जो फैक्टर से आपको पेमेंट मिलने वाला है 3698630, इसका 80% आपको मिलेगा और उस पे 11% का इंटरेस्ट है, लेकिन 20% आपको अभी नहीं मिलेगा। तो 20% आपका पैसा फंसा रहेगा, वो बाद में जब कस्टमर से मिलेगा तब आपको मिलेगा। तो 3698630, इसका 20%, और वो आप फिर बाजार में जो ब्याज भाव चलता था उसी हिसाब से मैनेज करेंगे। तो आप ये इंटरेस्ट पे का कैलकुलेट मल्टीप्लाई बाय 20% मल्टीप्लाई बाय 10% मेमोरी प्लस मेमोरी कॉल, तो आ रहा है आपका टोटल इंटरेस्ट 39945, ये इंटरेस्ट आ रहा है। फिर फैक्टर क्या बोलता था, 1% वो कमीशन चार्ज करेगा। तो कमीशन कॉस्ट कितना? 45 लैक्स का आपका रिसीवेबल था, इसका 1% वो कमीशन चार्ज करेगा। 45 लैक्स मल्टीप्लाई बाय 1%, यानी 45,000 वो कमीशन चार्ज करेगा। फिर बोला जैसे ही फैक्टर आ जाएगा ना, आपका एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट सेव हो जाएगा, लेस सेविंग इन एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। कितना कॉस्ट सेविंग होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आपका बच जाएगा 35,000 पर एनम, तो माइनस 35,000। तो 39945 प्लस 45,000 माइनस 35,000, तो 49945। अब देखिए, आप जब फैक्टर को अपॉइंट नहीं करते तो आपको ये कॉस्ट लग जाता है, फैक्टर को अपॉइंट करने से आपको सिर्फ यही कॉस्ट लग गया, तो बेनिफिट तो आया ना। तो नेट सेविंग बोल सकते हैं, ई में लिखेंगे नेट सेविंग, और बेनिफिट कैसे निकला? तो आपका निकला सी माइनस डी, यानी आपको सेविंग आ रहा है 29699। तो फैक्टरिंग ऑप्ट करेंगे, है ना? तो आपका क्वेश्चन है कि एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे फैक्टर के सर्विसेज को? तो एक्सेप्ट करेंगे, है ना? एडवाइस एज देयर इज पॉजिटिव बेनिफिट फ्रॉम फैक्टरिंग सर्विसेज, हेंस इट शुड बी एक्सेप्टेड। क्लियर है? बस यही लिखना था, कहानी खत्म। देखिए आसान सा ही है, बस कैलकुलेशन समझने भर का देर है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलते हैं दी अलायंस लिमिटेड अ पेट्रोकेमिकल सेक्टर कंपनी हैड जस्ट इन्वेस्टेड ह्यूज अमाउंट इन द न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट। एक पेट्रोकेमिकल कंपनी है जिन्होंने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। बोलता है ड्यू टू ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट द कंपनी इज इन नीड ऑफ एडिशनल 1,50,000 इन वर्किंग कैपिटल इमीडिएटली। अब कंपनी का ऐसा हालत हो गया कि उसके पास 1,50,000 का वर्किंग कैपिटल तक का पैसा नहीं है। वो चाहता मुझे ये पैसा कहीं से अरेंज हो जाए। तो 3 ऑप्शन उनके पास दिखे। फाइनेंस मैनेजर जो उनके कंपनी के थे, उन्होंने 3 फिजिबल सोर्सेस बताए पैसा लेने का। एक तो बैंक से लोन ले लो सर, दूसरा सर ट्रेड क्रेडिट, मतलब अपने सप्लायर से ट्रेड ले लो, और या फिर तुम फैक्टरिंग करवा लो सर। तो यदि बैंक लोन लेते हो तो उसमें क्या ऑप्शन है? द कंपनी बैंक विल लेंड 2 लाख एट 15%, 10% कॉम्पेंसेटिंग बैलेंसेस विल बी रिक्वायर्ड। मतलब तुमको 2 लाख का बैंक लोन तो दे देगा, लेकिन 10% का कॉम्पेंसेटिंग बैलेंस मेंटेन करना पड़ जाएगा और 15% ब्याज चार्ज करेगा।
व्हिच अदरवाइज वुड नॉट बी मेंटेन्ड बाय द कंपनी। लेकिन यदि ये लोन बैंक से हमने नहीं लेता, तो मुझे कोई कॉम्पेंसेटिंग बैलेंस मेंटेन करने का जरूरत नहीं था। यानी मान लो कि तुम 2 लाख का लोन ले रहे हो, तो 10% इसका तुम्हारे बैंक में रखा रहना होगा, तुमको निकाल नहीं सकते उस पैसे को, लेकिन ब्याज तो चार्ज होगा। तो अब ट्रेड क्रेडिट पे भी आते हैं। ट्रेड क्रेडिट पॉलिसी में क्या बोलता है कि सप्लायर से तुम क्रेडिट ले लो, है ना? 3% का डिस्काउंट मिलेगा तुमको यदि 30 डेज के अंदर पेमेंट करते हो, जबकि ऐसे 90 डेज का वो पेमेंट करने का तुमको टाइम दे रहा है। फैक्टरिंग में ये 3/30 नेट 90 का मतलब क्या हुआ कि ऐसे तो जो क्रेडिटर को पेमेंट करते थे वो 90 डेज में करते थे, लेकिन यदि 30 डेज के अंदर पेमेंट कर दूं तो 3% मुझे क्या मिल जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। फैक्टरिंग में बोलता है फैक्टरिंग सर्विसेज ले लो, तो इस सभी में कौन सा अच्छा ऑप्शन है ये चूज करना है। तो मैं एक एक ऑप्शन के परसेंटेज टर्म में चेक करूंगा कि कितना परसेंटेज मेरा रिटर्न इस पे जाएगा। यदि मैं इसमें वो पेमेंट करता हूँ तो कितना परसेंट रिटर्न में चला जाएगा। जो सबसे कम परसेंटेज मुझे दिखेगा मैं वो फाइनेंस लेना पसंद करूंगा। तो चलिए कैलकुलेशन पे आते हैं। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। तो सबसे पहले अपने लोग देखेंगे ऑप्शन बैंक फाइनेंसिंग। बैंक फाइनेंसिंग बैंक फाइनेंसिंग में क्या ऑप्शन था कि आपको बैंक 2 लाख तो लोन दे देगा और 15% का वो इंटरेस्ट चार्ज करेगा। लेकिन अब सोच के देखो 15% जो मुझ पे इंटरेस्ट चार्ज करेगा उसका कहानी क्या है। तो देखिए बैंक फाइनेंसिंग में क्या होगा, आपको 15% का तो इंटरेस्ट लगेगा। आप यदि मान लीजिए कि आप 100 रुपया बैंक से लोन ले लेते हैं, तो बैंक उसमें 10% तो आपका रख लेगा, आपको 90% ही देगा। यानी ये 15 जो दे रहा है वो आप 90 के भी आप में दे रहे हैं, जबकि 100% पे आपका इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। आप बैंक से जितना भी लोन लेंगे 10% आपका पैसा बैंक में रह जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे चल जाएगा। तो कितना परसेंट का मेरा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, वो 15% आप नहीं रह जाएगा, क्योंकि पूरा पैसा मैं यूज करता हूँ, मैं 15% समझ में आता है, बट कुछ पैसा तो मेरा बैंक में पड़ा रह जाएगा। इसका मतलब कम पैसे पे मैं ज्यादा ब्याज दे रहा हूँ। तो कितना दे रहा हूँ, 15 डिवाइडेड बाई 90 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी आप एडजस्टेड देखोगे तो 16.67% का आप रिटर्न पे करोगे, क्योंकि आपको पैसा ही कम मिल रहा है, 100 की जगह 90 आपको मिलने वाला है। ये पहला ऑप्शन। दूसरा, ट्रेड क्रेडिट। इसके लिए क्या बोला गया, तो देखिए ट्रेड क्रेडिट में क्या बोलता है कि क्रेडिटर को यदि आप 30 डेज के अंदर पेमेंट करते हो तो आपको 3% का डिस्काउंट मिलता है और 90 दिन का टाइम है। तो देखो मुझे जो फाइनेंस चाहिए वो कितने का है, 1.5 लाख का चाहिए। तो यदि ये 1.5 लाख में सोच के देखूं कि मैं क्रेडिटर को ना दूं, जैसे क्रेडिटर से मैं उधार लिया हूं तो मुझे तो पैसा देना पड़ेगा, मैं उसको ना दूं, तो मुझे जो डिस्काउंट मिलने वाला था 3% वो मेरा चला जाएगा, मुझे नहीं मिलेगा। तो कितने दिन का मैं ये एंजॉय कर सकता हूँ, जैसे 90 डेज का टाइम पीरियड है, मैं 30 डेज के अंदर पेमेंट करता तो डिस्काउंट मिलता है, मतलब 60 दिन का टाइम पीरियड के लिए मुझे डिस्काउंट मिलता। तो उस हिसाब से मैं जो 1.5 लाख बोरो करता, अब मैं क्रेडिटर को नहीं देता, तो मुझे कितना का सेविंग होता, वो जो मैं गवा दिया उसको पेमेंट नहीं करके। तो देखो कैसे निकालेंगे, 3 डिवाइडेड बाई 97, क्योंकि 100 रुपए में 3 रुपए डिस्काउंट हो जाता है तो तुमको 97 ही पे करना पड़ता, मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइडेड बाई 60, तो परसेंटेज फाइंड करेंगे। 3 डिवाइडेड बाई 97 मल्टीप्लाई बाई 360 डिवाइडेड बाई 60, मल्टीप्लाई बाई 100 कर दो तो परसेंटेज टर्म में आ जाएगा, यानी 18.56%। ये है ट्रेड क्रेडिटर का। तुम पेमेंट नहीं करोगे तो जो डिस्काउंट मिलने वाला था वो चला गया, मतलब तुमको नुकसान 18.56% का हो जाएगा उस वजह से। तीसरा आता है फैक्टरिंग सर्विसेज पे। बोलता है फैक्टरिंग, अ फैक्टरिंग फर्म विल बाय द कंपनीज रिसीवेबल ऑफ रुपीज 2 लाख पर मंथ व्हिच हैव अ कलेक्शन पीरियड ऑफ 60 डेज। फैक्टर बोलता है मैं तुम्हारे रिसीवेबल का कलेक्शन का जिम्मेदारी ले लेता हूं जो कि अभी 60 दिन का है। द फैक्टर विल एडवांस अप टू 75% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल एट 12% ऑन एन एनुअल बेसिस। द फैक्टर विल चार्ज कमीशन 2%, अभी जैसे किए थे कि वो तुमको कुछ परसेंटेज पेमेंट तभी कर देगा, उससे ब्याज चार्ज करेगा, तो वो ब्याज का अमाउंट प्लस जो वो कमीशन ले रहा है वो दोनों जोड़ लो, माइनस क्या करोगे, तुम्हारा कुछ सेविंग है तो। बोलता है इट हैज बीन एस्टिमेटेड द फैक्टर सर्विस विल सेव द कंपनी, कंपनी का कुछ पैसा बच जाएगा, कैसे, बैड डेट का पैसा बचेगा और डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस बच जाएगा। ये तुम्हारा पर मंथ के हिसाब से दे दिया। तुम उसे एक टेबल बना के कैलकुलेशन कर सकते हो या फिर डायरेक्टली लिख के भी कर सकते हो, मैं बताता हूँ कैसे करना है। तो देखो थर्ड ऑप्शन पे आते हैं, फैक्टरिंग। तो सबसे पहले देखोगे तो अपने क्या देखना है, इंटरेस्ट कॉस्ट। इंटरेस्ट कॉस्ट कितना हो जाएगा, बोलता है फैक्टर तुमको एडवांस कर देगा 75% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ रिसीवेबल और 12% उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो 2 लाख का 75% इंटू 12%, तो 2 लाख इंटू 75% इंटू 12%, यानी 18,000 आ रहा है। दूसरा वो तुमसे कमीशन चार्ज करेगा, कितना, कमीशन चार्ज कर रहा है 2% ऑफ रिसीवेबल परचेस्ड, यानी 2 लाख का 2%। ये पर मंथ है, ये बात आपको ध्यान रखना है, पर मंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से तो देखते कितना आता है, 2 लाख इंटू 2% इंटू 12, यानी 48,000 का आपका कमीशन आएगा। तीसरा हो जाएगा आपका, आप सेविंग कर पा रहे हैं, सेविंग लिख लेते हैं, कितना सेविंग कर पा रहे हैं,
1250 का आपका डिपार्टमेंटल एक्सपेंसेस सेव हो रहा है, बैड डेट हो रहा है 1750, ये दोनों ही पर मंथ है। तो 1250 प्लस 1750, ये आपका पर मंथ है तो मल्टीप्लाई बाय 12, आपका सेविंग निकल जाएगा। 1250 प्लस 1750 मल्टीप्लाई बाय 12 यानी 36,000। तो नेट कॉस्ट क्या लगा आपका, ये आपको पेमेंट करना है, ये पेमेंट करना है और ये आपका सेविंग हो रहा है, यानी 18,000 प्लस 48,000 माइनस 36,000। तो 18,000 प्लस 48,000 माइनस 36,000 यानी 30,000 रुपीज आपका नेट कॉस्ट लग रहा है, सेविंग नहीं हो रहा है, यहाँ पे कॉस्ट लग रहा है। तो परसेंटेज टर्म में क्या लग रहा है, परसेंटेज कॉस्ट क्या हो रहा है, आप लगा रहे हो 30,000 रुपये उसके ऊपर खर्च कर रहे हो, 2 लाख का आपका रिसीवेबल था पर मंथ जिसका 75% ही फैक्टर का रेस्पॉन्सिबिलिटी पे है। तो परसेंटेज टर्म में कितना परसेंट हो जाएगा, तो ऊपर हो गया आपका 30,000 और नीचे हो गया 1.5 लाख, यानी 20% आपका फैक्टरिंग कॉस्ट हो गया। सबसे कम आपको कॉस्ट कहाँ दिख रहा है, सबसे कम कॉस्ट तो बैंक फाइनेंसिंग पे है। तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, बेस्ट ऑप्शन बैंक फाइनेंसिंग। ओके, सबसे कम कॉस्ट आपका वहीं लगा है, तो यहीं पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब वो ऑप्शन पूछा था कौन से ऑप्शन से आप जाओगे, तो तीनों ऑप्शन मुझे सबसे फीजिबल लगा बैंक फाइनेंसिंग। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। बोलता है रिवर लिमिटेड करंटली यूजेस द क्रेडिट टर्म ऑफ 1.5 बाई 15 नेट 45 डेज। इसका कहने का मतलब क्या होता है, 45 डेज में रिसीवर आपको पेमेंट करता है, बट यदि वो 15 डेज में पेमेंट करता है तो 1.5% का आप उसको डिस्काउंट दे दोगे, ठीक है। एंड द एवरेज कलेक्शन पीरियड वाज 30 डेज, और एवरेजली कलेक्शन कितने दिन के अंदर होता है, एवरेजली कलेक्शन तो 30 दिन के अंदर होता है। द कंपनी प्रेजेंटली हैविंग सेल्स ऑफ रुपीज 50 लाख एंड 30% कस्टमर अवेलिंग द डिस्काउंट, जिसमें से 50 लाख का सेल का 30% कस्टमर ये डिस्काउंट ले रहा है, जो आप 15 डेज के अंदर पेमेंट करने का दे रहे थे ना, उसमें से आपका 30% कस्टमर वो ले भी ले रहा है। द चांसेस ऑफ डिफॉल्ट आर करंटली 5%, यानी बैड डेट 5% होगा। वेरिएबल कॉस्ट है तुम्हारा 65% और टोटल कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट 85% ऑफ सेल। तो टोटल कॉस्ट जो है वो तुम्हारा 85% ऑफ सेल है, मतलब 15% तुम्हारा तो प्रॉफिट में चला जाएगा, है ना। द कंपनी इज प्लानिंग लिबरलाइजेशन ऑफ क्रेडिट टर्म टू 2/20, मतलब अब मैं डिस्काउंट 2% दे दूंगा, 20 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो नेट 50 डेज का तुम्हारा पेमेंट टर्म बढ़ गया, मतलब पहले 45 दिन का पेमेंट करना था, 50 दिन के अंदर हो गया। इट इज एक्सपेक्टेड दैट सेल्स आर लाइकली टू इंक्रीज, इस वजह से सेल्स भी बढ़ गया, कितना से 5 लाख से सेल्स भी बढ़ गया, यानी पहले 45 लाख का 50 लाख का माल बेचते थे तो आप 55 लाख का माल बेच पाओगे। डिफॉल्ट चांसेस भी बढ़ गया, 10% अपना बैड डेट हो सकता है। और एवरेज कलेक्शन पीरियड डिक्लाइन हो गया, कितना दिन आ गया, 25 दिन। तो पहले 30 दिन में पेमेंट मिलता था, अब वो एवरेजली आपको 25 दिन में ही कलेक्शन हो जा रहा है। देयर वोंट बी एनी चेंजेस इन द फिक्स कॉस्ट, मतलब फिक्स कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं आएगा इस पॉलिसी की वजह से। 50% कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू अवेल द डिस्काउंट, आधा आधी कस्टमर तो तुम्हारे डिस्काउंट भी अवेल कर ले रहा है। टैक्स 35% है। इवेल्युएट करो द पॉलिसी इन कंपैरिजन विद द करंट पॉलिसी एंड रिकमेंड वेदर द न्यू पॉलिसी शुड बी इंप्लीमेंटेड। तो जो 30-35% का तुम्हारा टैक्स रेट भी है, तो बोलता है कि आप कंपेयर करके देखो कि जो तुम पॉलिसी पहले चाह रहे थे और जो पॉलिसी आज लेके चलो उसमें तुमको कितना फायदा या नुकसान आ रहा है। अज्यूम करना कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, वो भी पोस्ट टैक्स है और 360 दिन एक साल के अंदर होगा। तो इसमें टेबुलर फॉर्म लगेगा, एक तो तुम जो एक्जिस्टिंग पॉलिसी फॉलो करते थे वो, और ये जो अभी फॉलो कर रहे हो वो, इन दोनों का कंपेरिजन के लिए तुमको कॉलम बनाना पड़ेगा और उसके बाद तुम कर पाओगे सबको। तो मैं टेबल बनाता हूँ फिर समझाता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन फॉर क्रेडिट पॉलिसी इवैल्यूएशन। तो पहला था तुम्हारा एग्जिस्टिंग पॉलिसी, अब प्रपोज्ड पॉलिसी। एग्जिस्टिंग पॉलिसी, प्रपोज्ड पॉलिसी। शुरुआत कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या करो, सेल्स ले लो। पहले कितना सेल्स होता था, 50 लाख का सेल होता था। अब बोला 5 लाख से सेल्स बढ़ जाएगा प्रपोज पॉलिसी में, तो 55 लाख का सेल हो जाएगा। बी में अपने आते हैं वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितना, वेरिएबल कॉस्ट बोलता है वेरिएबल कॉस्ट आपका 65%। तो 50 लाख का 65% निकालेंगे, है ना। 50 लाख का 65% यानी 32,50,000 और 55 लैक्स का 65% यानी 35,75,000। सी में लिखेंगे फिक्स्ड कॉस्ट, कितना फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट बोलता है, जब फिक्स कॉस्ट अपने को नहीं बताया है कैसे फाइंड करेंगे, तो 100% का सेल, उसमें बोलता है 85% ही आपका कॉस्ट है। तो 100 में से 15% का प्रॉफिट चला गया, तो 85% कॉस्ट बचा। 85% के कॉस्ट में 65% जो है आपका क्या है, वेरिएबल कॉस्ट है, तो माइनस करो। तो 85 माइनस 65 तो बचता है 20%, यानी 20% आपका क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट है। फिक्स्ड कॉस्ट एट द रेट 20%, वो भी ओरिजिनल का 20% निकालोगे, ऐसा नहीं कि दोनों सेल का 20% निकाले। तो सेल का 20% यानी 10 लाख, ये फिक्स्ड है, ये चेंज नहीं हो रहा है, बोल दिया था सम्स में, तो ये 10 लाख ही रहेगा। इसके बाद आप डिस्काउंट दोगे अपने कस्टमर से, कुछ कस्टमर तो डिस्काउंट भी अवेल किया,
डी में लिखेंगे डिस्काउंट। तो पहला में कितना था, 50 लाख का आपका कस्टमर था। इसका बोलता है 30% कस्टमर ने डिस्काउंट ले लिया। देखो 30% कस्टमर अवेल किया ये डिस्काउंट, इसका 30%। और डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट है आपके 1.5% का, 1.5%। तो 50 लाख का 30% इंटू 1.5% यानी 22,500। और इस वाले में 55,000, सॉरी 55 लाख। और यहाँ पे क्या बोलता था, 50% कस्टमर ये अवेल किया था, 50%। तो मल्टीप्लाई बाय 50% इंटू, और यहाँ पे कितना परसेंट डिस्काउंट देने का बात हुआ है, प्लान प्रपोजल में 2% का डिस्काउंट देने का बात हुआ है। यानी 55,000 का डिस्काउंट। अब आप ई में क्या फाइंड करोगे, प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालो, क्योंकि इन सबको बाद देने का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा। कैसे निकलेगा, ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, इतना तक आपका माइनस जाएगा। तो माइनस करके निकाल लो, 50 लाख माइनस 42,50,000 माइनस 22,500, यानी 7,27,500। 55 lakhs minus 35, 75,000 minus 10 lakh minus 55,000, यानी 8,70,000। अब इसमें देखिएगा तो आपको बैड डेप्ट भी हुआ था, बैड डेप्ट भी हुआ था। कितना बैड डेप्ट हुआ था, तो बैड डेप्ट पहले वाले सिचुएशन पे आपका बैड डेप्ट था 5% और अभी 10% हो जाएगा। तो 50 लाख का 5% यानी 2,50,000। और यहाँ पे 55 लाख का 5,50,000, तो हो जाएगा 5,27,000, नहीं सॉरी 7,27,500, 7,27,500 माइनस 2,50,000, यानी बचेगा 4,77,500। और यहाँ बचेगा 8,70,000 माइनस 5,50,000, यानी 3,20,000। ये हो गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इससे क्या लेस करेंगे, टैक्स एट द रेट 35%, 35% है ना टैक्स, हाँ 35% है, यानी 112,000, यहाँ पे 477,500 मल्टीप्लाई बाय 35%, 167125, 3,10,375, 2,08,000। ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, किसको नाम दे दे, एफ। अब आप देखेंगे तो आप जो पैसा रिसीवल में फंस गया था आपका, उसमें क्या होता है कि आपको इंटरेस्ट लग जाता है, कितना 10% पोस्ट टैक्स, यानी आपका इंटरेस्ट कॉस्ट भी आपको लग रहा था, उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। तो आइए उसको भी देखना होगा, जी में लिखेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो कि इंटरेस्ट है यहाँ पे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पहला सिचुएशन में आपका कॉस्ट फंस रहा था, प्रॉफिट आपका नहीं फंसता है। प्रॉफिट जो आपका कस्टमर के पास पैसा पड़ भी गया, बाकी भी रह गया, उसके बाद आप बैंक को ब्याज नहीं ना देंगे, लेकिन ये सब जो कॉस्ट आप बैंक से उधार ला के काम कर रहे थे, उसका आपको इंटरेस्ट चार्ज हो रहा होगा, है ना। तो 32,50,000 आपका क्या था, वेरिएबल कॉस्ट था, देखिए। और 10 लाख का आपका फिक्स कॉस्ट था। ये दोनों पैसा आपको बैंक बोरिंग करना पड़ा होगा। इसके ऊपर आपको 10% का इंटरेस्ट लग रहा है एनुअली। कस्टमर कितने दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है, रिसीवल पेमेंट कर रहा है 30 दिन के अंदर। तो 30 डिवाइडेड बाई 360, तो 32,50,000 प्लस 10,000, सॉरी 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, यानी आपका इंटरेस्ट पहले सिचुएशन में 35,417 का आपको लग रहा है ऑन एन एवरेज में। दूसरे सिचुएशन पे 35,75,000 प्लस 10 लाख आपका फिक्स कॉस्ट। अब यहाँ पे पेमेंट कितना दिन के अंदर पेमेंट कर रहा है, यहाँ पे पेमेंट हो रहा था आपका रिड्यूस होकर 25 डेज का आ गया था, 25 डेज के लिए चार्ज करेंगे, यानी 4,575, 3 टाइम्स 0 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 25 बाय 360, यहाँ पे 365 मिलेंगे क्योंकि सबसे 360 बोल दिया है, यानी इस वाले सिचुएशन पे आएगा 31,771, माइनस कर दो, ये हो जाएगा नेट बेनिफिट। कैसे निकलेगा, एफ माइनस जी। तो 310,375 माइनस 35,417, तो आएगा 274,958। और यहाँ पे 208,000 माइनस 31,771, यानी 176,229।
आप देखोगे तो अभी जो पॉलिसी में थे उसमें आपको नेट बेनिफिट आया था 2,74,958 का। जैसे ही प्रपोज करोगे आपका प्रॉफिट बहुत ज्यादा ही ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या है, नेट बेनिफिट लॉस में चला गया। हियर हियर proposed policy will result into reduced net benefit, क्योंकि आपका टोटल बेनिफिट तो रिड्यूस हो गया प्रपोज पॉलिसी में। हेंस इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्लियर है? तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। देखिए अब ये क्वेश्चन भी एक यूनिक क्वेश्चन है। बोलता है टीएम लिमिटेड, अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कलर टीवी सेट्स, इज कंसिडरिंग द लिबरलाइजेशन ऑफ एक्जिस्टिंग क्रेडिट टर्म टू देयर लार्ज कस्टमर, थ्री ऑफ देयर लार्ज कस्टमर। इसके पास तीन लार्ज कस्टमर ए है, बी है और सी है, तीन तरह के कस्टमर ए बी सी है। क्रेडिट पीरियड एंड लाइकली क्वांटिटी ऑफ टीवी सेट्स दैट विल बी सोल्ड टू द कस्टमर इन एडिशन टू सेल्स आर एज फॉलो। तुम यदि कस्टमर ए को देखो, कस्टमर बी को देखो और कस्टमर सी को देखो। कस्टमर ए को यदि मैं 0 डे का क्रेडिट दूं तो वो 10 जनवरी को मैं बेच पाऊंगा। मैं उसको 30 दिन का क्रेडिट दूंगा तभी 10 जनवरी बेच पाऊंगा। मैं उसको 60 दिन का क्रेडिट दूंगा तभी 10 जनवरी बेच पाऊंगा। मैं यदि 90 दिन का क्रेडिट दूंगा तभी मैं उसको 10 जनवरी बेच पाऊंगा। मतलब ये बिल्ला आदमी है, उसको कुछ भी तुम बेच लो, वो उसको टाइम से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो सिर्फ 10 जनवरी ही खरीदेगा। यानी इस सिचुएशन पे मैं इवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट पॉलिसीज का जो टाइम पीरियड है ना, क्रेडिट पीरियड, उससे इसको जज नहीं कर सकता हूँ ए वाले को, क्योंकि इसको मैं ना भी दूं टाइम तो भी वो खरीद रहेगा 10 जनवरी, और टाइम बहुत ज्यादा दे दूं तो भी वो 10 जनवरी ही खरीद लेगा। तो कोई फर्क तो मुझे नहीं पड़ रहा है इसको टाइम ज्यादा देने से। तो इसलिए यहाँ पे क्रेडिट पॉलिसी का इवैल्यूएशन नहीं चेक करेंगे। बी पे आते हैं। बी को मैं जब 0 डे दे रहा हूँ तो वो सिर्फ 10 जनवरी खरीद रहा है, लेकिन जैसे ही 30 दिन का क्रेडिट दे रहा हूँ तो वो 15 हजार खरीद ले रहा है। मैं उसको 60 दिन दे रहा हूँ तो वो 20 हजार खरीद ले रहा है। मैं उसको 90 दिन दे रहा हूँ तो 25 हजार खरीद ले रहा है। इसका मतलब कि मैं ये चेक करूंगा कि यदि मैं उसको अलग अलग टाइम पीरियड दे रहा हूँ तो सबसे ज्यादा कौन सा टाइम पीरियड मैं उसको दूं जहां पे मुझे नेट बेनिफिट ज्यादा मिल जाए उससे, मतलब मैं उसको सेल करके जो फायदा कमाऊंगा ना वो ज्यादा हो जाए मेरा, तो कितने दिन के लिए मुझे उसको उधार देना जरूरी है। और सी वाले सिचुएशन पे तो सिर्फ दो ही है, एक 60 दिन का क्रेडिट पीरियड पे और एक 90 दिन के लिए। उसके पहले तो उसको बेचना ही नहीं है, उसको 60 और 90 दिन के टाइम पीरियड पे जज करना है। तो बोलता है द सेलिंग प्राइस ऑफ टीवी सेट इज 15,000 रुपीज एंड द एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रीब्यूशन 50% कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा, मतलब तुम्हारा नेट कॉन्ट्रीब्यूशन 50% है। और कॉस्ट ऑफ कैरिंग रिसीवेबल इज एवरेज 20% पर annum। कस्टमर को कैरी करने का मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो होगा वो 20% होगा तुम्हारा। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द क्रेडिट पीरियड टू बी अलाउड टू ईच कस्टमर, कौन से कस्टमर को कितने दिन का क्रेडिट पीरियड अलाउ करना चाहिए मुझे। इसके लिए भी एक अच्छा खासा टेबल बनाना पड़ेगा और तब इसको आप सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। मैं टेबल बना के फिर समझा। तो देखिए इस तरह का एक खतरनाक टेबल आपको बना लेना है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखो आप सेल्स, कितना सेल्स यूनिट कर पाओगे, यूनिट लिखो, सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट देखो मैं कॉलम कैसे बनाया, तो बी और सी के लिए बनाया, ए के लिए कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ए को कुछ भी बेच दो 10 जनवरी को खरीदने वाला है, टाइम पीरियड से उसको फर्क नहीं पड़ रहा है। बी वाले में 0 डेज पे भी था यूनिट परचेस, 30 डेज पे भी यूनिट परचेस था, 60 डेज पे भी यूनिट परचेस था, 90 डेज पे भी यूनिट परचेस था। तो मैं बी के लिए 4 कॉलम बनाया। बट सी वाला सिर्फ 60 डेज और 90 डेज पे खरीदा, उसके नीचे नहीं खरीद रहा। तो सेल्स यूनिट लिख लो जिसका जितना इतना है। 10,000, 15,000, 20,000, 10, 15, 20, 25, 10,000, 15,000, 20,000 और 25,000। और ये कितना परचेस कर रहा है, 10,000 और 15,000, 10,000 और 15,000। बी में लिखोगे सेल्स प्राइस पर यूनिट, कितना सेल्स प्राइस है, देखो सेलिंग प्राइस 15,000 पर यूनिट दिया हुआ है ना। तो 15,000, 15,000, 15,000, 15,000, 15,000 और 15,000। सी में हो जाएगा आपका टोटल सेल्स। यहाँ ना रुपीज इन लैक्स कॉमन ले लेना, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत बड़ा हो जाएगा फिर। तो रुपीज इन लैक्स कॉमन ले लेंगे, यानी 15, बस आप एक एक जीरो सेल वाले प्राइस से माइनस कर घटा दो, 1500। और ये हो जाएगा 2250। फिर हो जाएगा आपका 3,055 मल्टीप्लाई बाई 15, 3750। फिर हो जाएगा आपका 1500। फिर हो जाएगा 2250। डी में आ जाएगा कॉन्ट्रीब्यूशन, कितना, तो सी का 50% कॉन्ट्रीब्यूशन, तो 750, 2250 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1125। फिर 1500, 3750 डिवाइडेड बाई 2, यानी 1875। फिर 1500 डिवाइडेड बाई 2 तो 750 और 1125 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। अब क्या बोल रहा था, कॉन्ट्रीब्यूशन है, रिसेल को कैरी करने का 20% कॉस्ट है आपका। तो पहले आप एवरेज रिसेल निकाल दो, सी डी ई, एवरेज रिसीवेबल कैसे निकलेगा, तो आपका जितने का सेल है यानी सी मल्टीप्लाई बाई क्रेडिट पीरियड डिवाइडेड बाई 360। तो आपका सेल कितना 1500 का, क्रेडिट पीरियड कितना, ये ऊपर में क्रेडिट पीरियड, ये सारे क्रेडिट पीरियड है।
तो 0 डेज मल्टीप्लाई बाय 0 डेज डिवाइडेड बाय 360, तो अल्टीमेटली 0, मतलब नील, पहले वाले में नील हो गया। दूसरा मेरा सेल्स है 2250 मल्टीप्लाई बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, यानी रिसीवेबल आ रहा है 187.5 का, ये सब रुपीज इन लैख से ही आ रहा है, ध्यान रखिएगा। फिर आपका सेल्स है 3000 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, यानी 500 आ रहा है। फिर आपका 3750 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 360, यानी आ रहा है 937.50। फिर आपका है 1500 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 360, यानी आ रहा है 250। फिर है आपका 2250 मल्टीप्लाई बाय 90 डिवाइडेड बाय 360, यानी 562.50। अब एफ नंबर लिखेंगे कस्टमर का कैरिंग कॉस्ट, कस्टमर कैरी कॉस्ट यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही बोल सकते हैं। तो कस्टमर को आप कैरी कर रहे हो तो 20% पर एनम आपका लग रहा है ना। तो कैरिंग कॉस्ट ले तो एवरेज अपने को लगता है एवरेज रिसीवेबल, यानी आपका हो जाएगा ई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20%, क्योंकि कैरिंग कॉस्ट ऐसे एवरेज बेसिस पे निकलता है। तो 187.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20%, यानी 18.75। 500 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20%, यानी 50। फिर 937.5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20%, यानी 93.75। 250 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20%, यानी 25, ये 56.25। तो जी में आते हैं नेट। नेट कैसे निकलेगा, तो आपको कंट्रीब्यूशन डी में कितना आया था वो माइनस आपको कैरी करने का खर्चा क्या लग रहा है वो दोनों का डिफरेंस कर दो, आ जाएगा। तो पहले वाले का तो 750 ही बच रहा है, दूसरे वाले में 1125 माइनस 18.75 बचा 1106.25। फिर 1500 माइनस 50 1450। फिर है 1875 माइनस 93.75, यानी बच रहा है 1781.25। फिर आपका है 750 से 25 तो 725। फिर आपका है 1125 माइनस 56.25, यानी 1068.75। मैं देख पा रहा हूँ दो जगह आपका अमाउंट ज्यादा दिख रहा है, एक तो इस वाले में ज्यादा दिख रहा है कस्टमर बी वाले सिचुएशन पे मुझे ये ज्यादा दिख रहा है, और कस्टमर सी वाले सिचुएशन पे ये ज्यादा दिख रहा है। इसका मतलब कस्टमर बी को मैं 90 डेज के लिए सेल करूँ, कस्टमर सी को भी 90 डेज के लिए सेल करूँ। देखो 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 दोनों में सेम सेम, इसको भी 90 डेज पे हायर अमाउंट, इसको भी 90 डेज पे हायर अमाउंट मिल रहा है। तो यही एडवाइस लिखना था आपको, कौन से कस्टमर को कितने दिन के लिए सेल करूँ। तो मैं बी को भी सेल करूंगा 90 डेज के लिए, सी को भी सेल करूंगा 90 डेज के लिए। तो एडवाइस सेल टू customer B and C for 90 days to get maximum benefit। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे कैलकुलेशन से आपको इस सम्स को बनाना। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अपना क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 आते हैं। बोलता है Aways Private Limited is considering relaxing its present credit policy for account receivable and is in the process of evaluating two proposed policy। दो proposed policy वो चेक कर रहा है। अभी ये प्रेजेंट पॉलिसी यहाँ पे ये इसका चल रहा है, दो proposed पॉलिसी है इसके पास ऑप्शन में कि दोनों में से कोई एक चूज कर सकता है। Currently the company has an annual credit sale of 55 lakh and account receivable turnover ratio is 5 टाइम। अभी कंपनी 55 लाख का सेल कर पा रहा है और 5 टाइम डेटर्स टर्नओवर रेशियो है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का जो आपका टाइम 5 टाइम दिया हुआ है, इसका मतलब कि कितने दिन बाद बाद आपका कस्टमर क्रिएट होगा, ये आप कैसे निकालते हैं। 12 मंथ्स को आप किससे डिवाइड करेंगे, 5 से, 5 टाइम से, 2.4। 2.4 क्या हो जाएगा आपका मंथ्स का आपका कस्टमर ड्यू हो जाएगा। The current level of loss due to the bad debt is 2 lakh। अभी आपको 2 लाख का बैड डेट हो रहा है। The company is required to give a return of 15% on the investment in the new account receivable। और कंपनी को 15% कॉस्ट लग जाता है अकाउंट रिसीवेबल के अंदर, क्योंकि कस्टमर के पास पैसा पड़ा हुआ है और ये कहीं से लोन लेके काम चलाता है, तो इसका 15% का कॉस्ट लग जाता है। द कंपनी इज वेरिएबल कॉस्ट इज 75%। कंपनी का 75% ही देखिए कस्टमर के पास जितना पैसा आपका ड्यू है सबका सब आपका रिसीवेबल में जो है वो इंटरेस्ट नहीं लगेगा, क्योंकि प्रॉफिट तो आपके घर का है, जो आप बाहर से बोरो कर रहे हो उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो 75% पे आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे। सेलिंग प्राइस है गिवन द फॉलोइंग आइडेंटिफाई विच इज अ बेटर पॉलिसी। कौन सा पॉलिसी अच्छा है। तो तीन मतलब दो प्रपोज है एक प्रेजेंट है, तो 3 कॉलम तो इनको लगा है, तो अपने को भी 3 कॉलम लगेगा, तो अपने लोग सॉल्व कर पाएंगे। तो मैं टेबल बना के फिर समझाता हूँ। ये हो जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट रिसीवेबल पॉलिसी। ये तो प्रेजेंट है, ये प्रपोज्ड 1 है और ये प्रपोज्ड 2 है। सेकंड ऑप्शन प्रपोज्ड 2 ये पर्टिकुलर है। सबसे पहले सबका सेल्स लिख लेते हैं।
ए में लिख लेते हैं सेल्स। यहाँ 55 लाख का सेल कर पा रहे थे। इसके बाद करेंगे 65 और 70, 65 लैक्स और 70 लैक्स। बी में लिखेंगे वेरिएबल कॉस्ट जो कि 75% है, तो 55 लाख का 75%, 55 लैक्स 75%, यानी 41 लाख 25,000। 65 लैक्स इंटू 75%, यानी 48 75 000। 70 लाख इंटू 75%, 525 4 टाइम्स 0। इसके बाद आपके आ जाते हैं बैड डेप्ट लॉसेस। बैड डेप्ट है 2 लाख, 3 लाख 50,000 और 5 लाख। सी में बैड डेप्ट 2 लाख, 3 लाख 50,000 और 5 लाख। इसके बाद आपका क्या लगेगा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो पहले आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स फाइंड कर लो। अभी तो आपका टैक्स वगैरह कुछ है नहीं, तो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कर लो। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कर लो कैसे, तो ए माइनस बी माइनस सी कर लो। 55 लैक्स माइनस 4125 माइनस 2 लाख, यानी 11 लाख 75,000। 65 लैक्स माइनस 48 75 000 माइनस 3 लाख 50,000। 12 75 000 70 लाख माइनस 5 लाख 52 लाख 50,000 माइनस 5 लाख, यानी 12 लाख 50,000। ई में लिखोगे आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं ना। तो अब सभी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अलग अलग होंगे, तो मैं कैलकुलेशन में नीचे कर देता हूँ। यहाँ पे वर्किंग नोट 1, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो प्रेजेंट में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगा, अभी आप जो सेल कर रहे थे उसका वेरिएबल कॉस्ट था 41 लाख 25,000, 41 लाख 25,000। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के लिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, रिटर्न है 15%, यही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रिटर्न जो दिया वही रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मल्टीप्लाई बाय 15%। और डेटर्स टर्नओवर रेशियो है 5 टाइम, तो क्या करोगे पता है 1 डिवाइडेड बाई 5, यानी 1 डिवाइडेड बाई डेटर्स टर्नओवर रेशियो। क्या फॉर्मूला लगा रहे हैं, 1 डिवाइडेड बाई डी टी आर कर रहे हैं, ठीक है, ऐसे करोगे तो आपको टाइम में मिल जाएगा। तो 41 लाख 25,000 मल्टीप्लाई बाई 15% डिवाइडेड बाई 5, यानी फर्स्ट वाले का आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आएगा 1,23,750। प्रपोज्ड 1 में क्या आएगा, उसका है 48,75,000 मल्टीप्लाई बाई 15% मल्टीप्लाई बाई इसका डेटा टर्नओवर रेशियो 4 टाइम है, यानी 1 डिवाइडेड बाई 4, सिंपली वही कर दो, निकाल दो। 48,75,000 मल्टीप्लाई बाई 15% डिवाइडेड बाई 4, यानी ₹182,813, राउंड ऑफ करके 13 कर दिया मैं। फिर प्रपोज टू, उसका कितना है, वेरिएबल कॉस्ट सिर्फ चेक करोगे 52 लाख 50,000, 52 लाख 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय इसका डेटा स्टोर रेशियो 3 टाइम 1/3, 52 लाख 50,000 मल्टीप्लाई बाय 15% डिवाइडेड बाय 3, यानी 262500। यही आपके सभी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, सब जाके यहाँ पे बैठा देंगे टेबल। तो पहला है 1,23,750, फिर है 182,813 और उसके बाद 2,62,500। अब क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट माइनस कर दो तो नेट बेनिफिट आ जाएगा, एफ में आ जाएगा नेट बेनिफिट। तो कितना मिलता था, तो आप देखोगे डी माइनस ई, तो पहले आपको मिलता था 11,75,000 माइनस 1,23,750, यानी आपको पहले बेनिफिट आता था 1,05,1250 का, अभी 1,275,000 माइनस 1,82,813, यानी 1,092,187 का। फिर 12,50,000 माइनस 2,62,500, यानी 9,875,000। देखो आप प्रेजेंट को कंपेयर करोगे किसके साथ, इन दोनों प्रपोज के साथ, बट मैं देख रहा हूँ ये प्रपोज तो फेल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो पहले से भी कम प्रॉफिट देगा। तो मुझे लगता है प्रपोज 1 अच्छा है, क्यों, क्योंकि पहले वाले से ज्यादा प्रॉफिट मुझे प्रपोज 1 वाले में मिलने वाला है। तो एडवाइस क्या दोगे, एडवाइस दोगे गो विथ प्रपोज्ड ऑप्शन 1 ड्यू टू इंक्रीमेंटल बेनिफिट। मुझे इंक्रीमेंटल बेनिफिट हो रहा है तो मैं चला जाऊंगा ऑप्शन 1 के साथ, ऑप्शन 2 में नहीं जाऊंगा, मुझे तो वहां पे और लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन भी तो आसान है, बस आप समझ जाओगे कि आपको कैसे इवैल्यूएशन करना है, तब तो इसका आराम से आप कर पाओगे। इसमें बस टेबल ही मायने रखता है, कैलकुलेशन कैसे करना है वो समझना जरूरी है, बाकी इसमें कुछ नहीं, हाथी घोड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है,
बोलता है अ फैक्टरिंग फर्म हैज ऑफर्ड अ कंपनी टू बाय इट्स अकाउंट रिसीवेबल। एक फैक्टरिंग फर्म है, तुमको पता है फैक्टरिंग वो सर्विसेज होता है जो आपके रिसीवेबल को परचेस करने का काम करता है और आपको उसके बाद पेमेंट दे देगा। तो कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पहला, द करेंट एवरेज कलेक्शन पीरियड फॉर द कंपनीज डेब्ट इज 80 डेज। अभी आप 80 दिन बाद पेमेंट रिसीव कर पा रहे हो कस्टमर से, और 0.5% का डिफॉल्ट भी हो रहा है कस्टमर से, यानी ये बैड डेब्ट है, ये बैड डेब्ट है। द फैक्टर हैज अग्री टू पे ओवर मनी ड्यू टू द कंपनी आफ्टर 60 डेज। फैक्टर बोलता है मैं आपको 60 दिन में पेमेंट कर दूंगा। इट विल सफर ऑल द लॉसेज ऑफ बैड डेट। लेकिन फैक्टर क्या करेगा, सारा का सारा लॉस वो सफर करेगा। जो बैड डेट का लॉस आता है ना, वो बैड डेट का लॉस कौन सफर करेगा, फैक्टर सफर करेगा। फैक्टर विल चार्ज कमीशन 2%, फैक्टर 2% कमीशन चार्ज करेगा। द कंपनी स्पेंड 1 लाख पर एनम ऑन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेटर, दीज आर अवॉइडेबल कॉस्ट। 1 लाख रुपया एडमिनिस्ट्रेशन करते थे डेटर्स का, तो उस पर खर्च करते थे, और ये अवॉइडेबल कॉस्ट है, मतलब इसको अवॉइड किया जा सकता है। ये फैक्टर चूज करोगे तो इसको अवॉइड कर दोगे। फिर एनुअल क्रेडिट सेल है 90 लाख का, टोटल वेरिएबल कॉस्ट 80% है, और कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग 15। ये क्यों देता है कंपनी का कॉस्ट ऑफ बोरिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फाइंड करने के लिए, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो लगेगा। कस्टमर का पैसा पैसा फंसेगा, मतलब आपका पैसा फंस गया, तो आपका इंटरेस्ट लग जाएगा, क्योंकि उतना फंड टेम्पोररी आप कहीं से बोरो कर ले। ठीक है, तो इसके लिए भी एक टेबल बना के तब कैलकुलेशन मैं आपको समझाता हूँ। इसमें आपको क्या पता करना है कि आप फैक्टर की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, मतलब फैक्टरिंग सर्विसेज में एंटर करेंगे कि नहीं करेंगे। देखिए कैलकुलेशन में बना के बताता हूँ। तो अपने टेबल बन गए, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ नेट बेनिफिट ऑफ फैक्टरिंग। सबसे पहले आपको क्या चेक करना चाहिए कि आप क्या कॉस्ट बेयर करते थे। आपका लग जाता था क्या फैक्टर, एक फैक्टर करने से पहले मेरा खुद का एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट 1 लाख का बस लगता था, है ना। तो अपने सेविंग क्या होंगे, सेविंग होंगे, ए में आते हैं। सेविंग हो जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, एडमिन कॉस्ट कितने का, 1 लाख का। अच्छा, अब आप देखोगे आप इंटरेस्ट सेविंग कर पा रहे हो, क्यों? क्योंकि पहले आपको पेमेंट मिलता था 80 डेज पे, अब पेमेंट आपको मिल रहा है 60 डेज पे। फैक्टर आपको 60 डेज में पेमेंट कर रहा है, और आप देखोगे आपका सेल कितने का, 90 लाख का। इसका 80% कॉस्ट आपके कस्टमर के पास फंसता है, और 15% पर एनम का आपका इंटरेस्ट चार्जेस है, और 365 डेज, एक साल के अंदर माने, मतलब आपको 20 दिन का इंटरेस्ट सेविंग हो पा रहा है। पहले 80 दिन में पैसा फंसता था, अब 60 दिन में पैसा मिला, तो 20 दिन आपका इंटरेस्ट रिलीज हो गया पहले ही, है ना, तो सेविंग हो रहा हुआ आपका। तो देखिए इंटरेस्ट सेविंग कितने का, 90 लाख इंटू 15% इंटू 20 डेज आउट ऑफ 365 डेज, मल्टीप्लाई बाई 80% मेरा कॉस्ट निकाल लो। 90 लैक्स मल्टीप्लाई बाई 15% मल्टीप्लाई बाई 20 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाई बाई 80%, यानी आपका इंटरेस्ट सेविंग आ रहा है 59178 का। ये टोटल आपका बेनिफिट आया कितना, जोड़ लो, 1 लाख प्लस 59178 प्लस 45,000, यानी 2,04,178 का आपका टोटल सेविंग आया। बी में लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट क्या लग रहा है, तो फैक्टर ये काम करने के लिए आपसे 2% कमीशन चार्ज कर रहा है, तो 90 लाख का 2% आपका कमीशन हो जाएगा। फैक्टर कमीशन 90 lakhs मल्टीप्लाई बाई 2%, तो 1 लाख 80,000 कमीशन है। तो सी में क्या होगा, नेट बेनिफिट आया अपने को कैसे, तो ए माइनस बी करके। आपका टोटल सेविंग इतना है, कॉस्ट इतना ही लग रहा है, तो आपका कॉस्ट तो कम लग रहा है सेविंग के मुकाबले, तो सेविंग के मुकाबले आपका कॉस्ट कम है, तो आपको बेनिफिट हुआ कितने का, 24178 का। तो क्या बोलूंगा, एडवाइजेबल कि भाई आप फैक्टरिंग की तरफ जाओ, तो एडवाइस क्या दूंगा, फैक्टरिंग सर्विस इज बेनिफिशियल टू कंपनी, है ना, तो उसको चूज करना ये ऑप्शन। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब आते हैं इस चैप्टर के आखिरी क्वेश्चन पे, और वो आखिरी क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए बोलता है अ बैंक इज एनालाइजिंग द रिसीवेबल ऑफ जे लिमिटेड इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई एक्सेप्टेबल कोलेटरल फॉर द शॉर्ट टर्म लोन। बैंक से वो शॉर्ट टर्म लोन लेना चाहता है, वो भी कोलेटरल करके, है ना। तो द कंपनीज क्रेडिट पॉलिसी इज 2/10 नेट 30। बोलता है 30 दिन का मैं टाइम पीरियड देता हूँ अपने कस्टमर को, 10 दिन के अंदर पेमेंट करेगा तो मैं 2% डिस्काउंट दे दूंगा। The bank lend 80% on account where customers are not currently overdue and where the average payment period does not exceed 10 days past the net period। देखो नेट पीरियड कितना था, 30 डेज। बैंक बोलता है मैं 10 दिन और अलाउ करता हूँ, मतलब यदि तुम्हारा कस्टमर 40 दिन के अंदर पेमेंट कर देता है, तो मैं वो सारे कस्टमर के बेसिस पे तुमको लेंड कर पाऊंगा मनी। यानी कस्टमर को मैं बैंक के पास लेंड करके, कस्टमर बैंक के पास कैसे लेंड होगा, तो रिसीवेबल लेंड कर दोगे, और बैंक तब तुमको उसका 80% पेमेंट वो तुमको अलाउ कर देगा कि भाई तुम इतना पैसा ले जा सकते हो मेरी तरफ से। लेकिन तुमको मैक्सिमम थ्रेशोल्ड कितना मिलना चाहिए कस्टमर से, 40 दिन तक के अंदर पेमेंट रिसीव हो जाना चाहिए। कैसे, तो 30 दिन तो तुम अलाउ करते हो, बैंक तुमको 10 दिन और एक्स्ट्रा दिया कि मान लो कि तो कोई कस्टमर लेट सेट दिया, तो मैक्सिमम 40 दिन तक का ही जो कस्टमर होगा ना, वही पेमेंट पे तुमको बैंक क्या करेगा, प्लेज करके तुमको लोन प्रोवाइड कर सकता है। फिर बोलता है अ शेड्यूल ऑफ जेज रिसीवेबल हैज प्रिपेयर्ड, एनालाइज हाउ मच विल द बैंक लेंड। बैंक कितना तुमको लेंड कर सकता है प्लेज करके, तो कैसे निकालना, तो देखो डेज आउटस्टैंडिंग इन
डेज आउटस्टैंडिंग इन डेज है 15 डेज आउटस्टैंडिंग, 45 डेज आउटस्टैंडिंग, 22, 9, 50, 16 और 27। अब आते हैं एवरेज पेमेंट पीरियड मिलता है, आउटस्टैंडिंग कितने दिन का है, अभी आउटस्टैंडिंग कितने दिन का है, लेकिन पेमेंट वो कितने दिन बाद करता है। एवरेज पेमेंट पीरियड हिस्टोरिकली क्या था, इसका 20 दिन, इसका 60 दिन, इसका 24, 10, 45, 10 और 48। जबकि क्या बोला बैंक, मैं 40 दिन से ज्यादा थ्रेशोल्ड किसी को दे ही नहीं सकता हूं, तो बैंक कैसे थ्रेशोल्ड दिया, तो थ्रेशोल्ड लिमिट दे रहा है 30 दिन, तो तुम्हारा पेमेंट पीरियड है और 10 दिन बैंक अलाउ कर रहा है। यानी बैंक टोटल में तुमको 40 डेज वाला जो एवरेज कस्टमर का कलेक्शन पीरियड होगा ना, सिर्फ उसी पे अलाउ करेगा। यानी एलिजिबल ये हो गया, बी नहीं होगा, मतलब 91 अकाउंट नंबर जो ये एलिजिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन 40 डेज हो गया ये। 24 डेज ये अलाउ हो जाएगा, 10 डेज अलाउ हो जाएगा, 45 डेज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये भी ग्रेटर देन 40 डेज हो गया, तो ये भी अलाउ नहीं होगा, ये भी अलाउ नहीं होगा। ये 10 डेज अलाउ हो जाएगा, 48 डेज ग्रेटर देन 40 डेज है ना, ये भी अलाउ नहीं होगा। यानी तुम्हारे कौन कौन से रिसीवेबल का पैसा तुमको प्लेज करके मिल सकता है, अकाउंट नंबर 91, अकाउंट नंबर 107, अकाउंट नंबर 108 और अकाउंट नंबर 116। सिर्फ यही एलिजिबल अकाउंट है जिसके बेसिस पे बैंक तुमको क्या कर सकता है, लोन प्रोवाइड कर सकता है। तो पहले इसको लिख के समझाना होगा तुमको स्टेटमेंट में। क्वेश्चन नंबर 7, बैंक विल कंसिडर कस्टमर whose historical payment term is maximum कितना 30 days plus 10 days equals to 40 days। तो based on this only account number कौन कौन सा 91, 107, 108, 91, 107, 108 और 116 आर एलिजिबल, रेस्ट इनएलिजिबल है, तो उनका बेसिस पे आपको उधार नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो एक टेबल बना के मैं बताता हूँ कि आपको कितना प्लेज अमाउंट मिल सकता है। तो देखिए ऐसा टेबल बनेगा, इसमें लिखेंगे आपके अकाउंट नंबर है, ये हो जाएगा अकाउंट नंबर, ये अमाउंट ड्यू। तो अकाउंट नंबर कौन कौन से ले रहे हैं, अकाउंट नंबर ले रहे हैं 91, 107, 108, 91, 107, 108, 116। अमाउंट ड्यू कितना है 9000, 11500, 9000, 11500, 2300 और 29000, 2300 और 29000। ये हो गया कैलकुलेशन ऑफ लोन अमाउंट। तो आपको लोन अमाउंट कैसे कितना लोन अमाउंट मिलेगा, लोन अमाउंट कैसे निकलेगा, इसका नाम दे दीजिए मान लीजिए ए और ये हो गया बी। तो आपका बी इसके ऊपर कितना देगा लोन आपको, बोलता है बैंक 10% क्या करेगा, अलाउंसेस फॉर कैश डिस्काउंट भी रख लेगा। मतलब बैंक आपको 100% लोन नहीं दे रहा, 10% तो वो अलाउंसेस के लिए आपका रिसीवल का बात दे दिया कि उतना पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो उतना पैसा मान लीजिए कि आपका अलाउंसेस में बच लगेगा, तो 90% एलिजिबल है। लेकिन बैंक उसमें भी क्या करेगा, आपको 90% पूरा नहीं देगा, बैंक आपको 80% देगा एलिजिबल अमाउंट का। तो ये एलिजिबल अमाउंट निकला, इसका 80% आपको अलाउ करेगा। तो देखिए इस तरीके से अपने को कैलकुलेशन करना होगा, ठीक है। अच्छा आपने एक मिस्टेक की है, यहाँ पे अकाउंट नंबर 74 होगा, अकाउंट नंबर 91 नहीं होगा। एक मिनट रुक जाओ, 74 होगा, ये भी तो आपका गलत हो जाएगा, ये 91 अपने ले लिए हैं जबकि 74 होगा। 74 नंबर और 74 का अमाउंट कितना है 25,000, ये 25,000। अब सबका क्या करेंगे 90% 80% मल्टीप्लाई करके निकाल दें। पहला आ जाएगा 18,000, फिर आ जाएगा 8280, फिर आ जाएगा 1656, फिर आ जाएगा 20880 प्लस 1656 प्लस 8280 प्लस 18,000। यानी टोटल आपको बैंक से लोन अलाउ होगा 48816 का, ये लोन अमाउंट है। कितना रुपए तक का बैंक आपको लोन दे देगा। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपको लोन कितना अलाउ होगा। तो ये चैप्टर भी मैंने कंप्लीट कर दिया, इसमें फैक्टरिंग वाला क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ट्रेड पॉलिसी इवैल्यूएशन वाला क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो फिलहाल मैं जितना समझ मैंने आपको करवाया है उतना ही समझ आप अच्छे से देख के जाएंगे, तो इस चैप्टर में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर पाएंगे, इसके अलग आपको कोई क्वेश्चन नहीं करने की जरूरत है, इतना आप कर ले तो भी सफिशियंट है इस चैप्टर के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, रिसीवेबल मैनेजमेंट भी कंप्लीट कर लिया। अब वर्किंग कैपिटल का मेन जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अपने लोगों को सिर्फ करना बचा हुआ है, बाकी से वाले से कुछ नहीं करना है। वर्किंग कैपिटल में वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट शो करके हम लोग निकालते हैं ना, वो कैपिटल वाला चैप्टर अपने को करना है। वो भी तो लेंदी है, लगेगा उसमें ज्यादा टाइम लगेगा उसको कंप्लीट करने में, बट उसमें मैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बनाया हूँ, उसके बाद तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल भी अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा।
मतलब ओवरऑल आपका मोटा-मोटी आप लोग नियर टू एंड पहुँच चुके हैं। ये वर्किंग कैपिटल का एक वो क्लास मिलेगा, उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्लास होगा, बस आपका पूरा का पूरा F1 का रिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और कुछ कमेंट भी करें, सिर्फ वीडियो देख के चले जाते हैं, तो कुछ कमेंट नहीं करें, समझ में कैसा आएगा कि आप अच्छा लग रहा है आपको, ये खराब लग रहा है, कुछ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। तो कुछ आप भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूट करें कि कैसा लग रहा है, आपको अच्छा लगा, खराब लगा, कुछ बताइए ज़रूर, ठीक है? तो रिवीजन करते रहिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, ठीक है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में वर्किंग कैपिटल के रिवीजन के साथ, तब तक के लिए रिवाइज़ करते रहिए, तब तक के लिए बाय।